बाबा साहब का 40 साल का उनका एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा है, संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। बाबा साहब ने समय समय पर विचारधारा में जरूरत के हिसाब से परिवर्तन किया। एससी एसटी ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना किसी और रिलीजियस कम्युनिटी का पार्ट है, बल्कि एक सेपरेट एंटिटी है। उसके बाद बाबा साहब अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को चेंज करते हैं और उनकी विचारधारा में एससी एसटी से ज्यादा महत्वपूर्ण ओबीसी और माइनॉरिटीज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हमें समझना होगा कि आपको अपने संगठन में ना तो मनुवादियों को लेना है, ना ही ऐसा होना चाहिए कि आपका राजनीतिक संगठन या कोई और संगठन मनुवादियों में जाके विलय कर ले। उनको अपने संगठन में लेते हैं तो वो हमारे संगठन में आके अपनी विचारधारा थोपेंगे और हमारे संगठन की विचारधारा और उसके लक्ष्य को खत्म कर देंगे। और ये एक्सपीरियंस हमें पॉलिटिकली हो चुका है। मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम यहां पे नहीं लेना चाहूंगा। इसको लोकतंत्र कहेंगे कि नागपुर में बैठा हुआ एक चित पावन ब्राह्मण जो विदेशी है वो हमारे यहाँ तय करता कि मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा, पार्टी प्रेसिडेंट कौन होगा। ये जमहूरियत है, ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है क्या? बाबा साहब की ये बात फिर समझनी होगी। मनुवादी पार्टियां भी उतनी ही जहरीली हैं जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं। बाबा साहब ने हमें मना किया था, जो लोग समाज को बेचने निकलेंगे उनका साथ मत दीजिएगा। और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि मेरे अधूरे कार्य को करने के लिए आपको सर धड़ की बाजी लगानी होगी। मुस्लिम को टारगेट करके पूरे भारत में हमारे करीब 14-15% यहाँ मुस्लिम हैं, डायरेक्ट टारगेट करके उन पे अटैक किए जा रहे हैं, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, उनको बदनाम किया जा रहा है। कहीं भी कोई बम विस्फोट हो वैसे ही मुस्लिम्स को उठा लेते हैं। पहलगाम में आप देखिए, जिन मुस्लिम्स का नाम बताया बाद में बताया वो थे ही नहीं उनमें। अभी दिल्ली वाले केस में भी 4 मुस्लिम्स को उठाया, बाद में कहा ये नहीं थे, एनआईए ने उनको छोड़ दिया। तो मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। मंच पर बैठे मेरे बुद्धिजीवी साथी और पंडाल में बैठे सभी मूल्यवासी भाइयों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार, जय भीम। साथियों, जैसा कि दिसंबर के महीने में 2025 में हम ये अधिवेशन यहाँ पंजाब में कर रहे हैं और जो टॉपिक हमें दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाबा साहब का पंजाब से खास लगाव रहा है और वो लगातार यहाँ आते रहे हैं और जिन बातों की चर्चा इस सेशन के ओपनिंग में की गई है वो सारी बातें यहाँ पर उनकी 4 जो मीटिंग्स हुई थी उनके राइटिंग और स्पीचेस में वो सारा वर्णन हमें मिल जाता है। बड़ी ही खास बातें बाबा साहब ने उस संबंध में कही थी और यही हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक पे बाबा साहब के माध्यम से ही मैं आना चाहूँगा। बाबा साहब का करीब 40 साल का सार्वजनिक जीवन है, सोशल और पॉलिटिकल और रिलीजियस लाइफ जो उनकी है वो 1916 से 1956 तक 6 दिसंबर जब महापरिनिर्वाण हुआ तब तक बाबा साहब का 40 साल का उनका एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा है, संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। अगर हम विचारधारा की बात करें और उसी विचारधारा पे हमारा बामसेफ संगठन बना है, उसी पे चल भी रहा है, तो बाबा साहब वक्त वक्त पर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव व्यवस्था परिवर्तन का उन्होंने रखा, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए बाबा साहब ने समय समय पर विचारधारा में जरूरत के हिसाब से परिवर्तन किया। और जो बात आज यहां टॉपिक में है ये उससे जुड़ती है। अगर 1950 से पहले बाबा साहब के संघर्ष को हम स्टडी करते हैं तो उनका मैक्सिमम फोकस एससी एसटी पर रहा है और उन्होंने कोशिश की है एससी एसटी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तरह तरह के प्रोविजंस होने चाहिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने वो लीप्स लिए भी हैं। जैसे कि हम जानते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारी कंसेशंस वो एससी एसटी के लिए वहाँ से लेकर आए थे। वहाँ पर उन्होंने ये साबित किया था कि एससी एसटी ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना किसी और रिलीजियस कम्युनिटी का पार्ट है, बल्कि एक सेपरेट एंटिटी है। वो एक अलग लोग हैं, एक अलग कम्युनिटी है, इसलिए कम्युनल अवार्ड बाबा साहब वहां से लेके आ पाए थे। तो 1950 तक उनका संघर्ष
फोकस करता है एससी एसटी पे। मगर 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो चुका था, उसके बाद बाबा साहब अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को चेंज करते हैं, और उनकी विचारधारा में एससी एसटी से ज्यादा महत्वपूर्ण ओबीसी और माइनॉरिटीज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हमें समझना होगा। डेमोक्रेसी आने के बाद, लोकतंत्र आने के बाद, जमहूरियत आने के बाद सिर्फ वो व्यक्ति राज कर सकता है जिसके पास मेजॉरिटी हो। मेजॉरिटी का मतलब यह होता है कि 50% से ज्यादा वोट आपके पास हो। मल्टी पार्टी सिस्टम में थोड़ा कम हो तो भी चल जाता है, मगर यूजुअली आपके पास 50% से ऊपर की मेजॉरिटी होनी चाहिए। बाबा साहब ये भली भांति जानते थे कि एससी एसटी अगर हम सारे भी मिला लें तो वो 25-26% से ज्यादा नहीं बनेंगे, और सारे लोग एकजुट हो जाएं और सारे लोग एक ही तरफ वोट दें, ये संभावना पूरी तरह से लोकतंत्र में बनती नहीं है। तो बाबा साहब को ये बात समझ में आती थी कि जैसे एससी एसटी पिछड़े हैं, वैसे एक बहुत बड़ा समाज ओबीसी का भी पिछड़ा है। इसी तरह एक बहुत बड़ा समाज जो एससी एसटी ओबीसी से धर्मांतरित होकर मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन बन चुका है, वो भी पिछड़ा हुआ है। तो क्यों ना सब पिछड़ों को, सब वंचितों को एक साथ लिया जाए और इसके बाद एक नई रणनीति बनाई जाए। ऐसा करने के बाद बाबा साहब ने यह कहा कि आपको अपने संगठन में ना तो मनुवादियों को लेना है, ना ही ऐसा होना चाहिए कि आपका राजनीतिक संगठन या कोई और संगठन मनुवादियों में जाके विलय कर ले। इस बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। मूल निवासी बहुजन 80 to 85% है। मूल निवासी बहुजन 80 to 85% है। मेरा मानना है कि 90 to 95% है, मगर कम से कम इतना तो हम मानते हैं। जो मनुवादी हैं वो केवल 5 या 6% हैं। अगर बामसेफ की आइडियोलॉजी के हिसाब से भी बात करें, अगर हम अपने वो लोग जो उनका सहयोग करते हैं उनकी भी बात करें, तो वो 15% होंगे। 15% की मजबूरी हो सकती है कि वो मूल निवासी बहुजनों को अपने संगठनों में लें, ये उनकी मजबूरी हो सकती है। मगर अगर हम इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद उनको अपने संगठन में लेते हैं, तो वो हमारे संगठन में आके अपनी विचारधारा थोपेंगे और हमारे संगठन की विचारधारा और उसके लक्ष्य को खत्म कर देंगे। और ये एक्सपीरियंस हमें पॉलिटिकली हो चुका है। मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम यहां पे नहीं लेना चाहूंगा। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो बाबा साहब की जो बात थी वो ये थी कि जब हमारा नंबर इतना बड़ा है तो हमें क्या जरूरत है मनुवादियों को अपनी पार्टी में लाने की या अपनी पार्टी का विलय मनुवादियों में करने की। इस आधार पर उन्होंने कहा था कि आप अपने संगठन बनाएं, अपनी विचारधारा को लेकर घर घर जाएं और अपना लक्ष्य ना भूलें। उस लक्ष्य के लिए अपने पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एजेंडे को लागू करें और व्यवस्था को परिवर्तन करें। यानी ये जो मनुवादी व्यवस्था है इसको जलाकर राख कर दें और समता मूलक समाज की संरचना इस देश में आपको करनी होगी। ये बाबा साहब का अंतिम ध्येय था। इसके लिए उन्होंने कहा था कि आपको अपना ही संगठन बनाना, चलाना होगा और उस पर काम करना होगा। ये उनकी सबसे बड़ी बात थी। दूसरी बात, मैं जो बात कह रहा हूं मैं किसी के विरोध में नहीं कह रहा और ना ही मैं किसी को कंट्राडिक्ट करने के लिए कह रहा हूं। मैं ये बात बाबा साहब की विचारधारा के हिसाब से कह रहा हूं। बाबा साहब ने रिजर्वेशन जो दी थी उसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन को बाबा साहब ने इमीडिएटली विथड्रॉ कर लिया था। मेरे बहुत से साथी यहां बड़े ज्ञानवान बैठे जानते हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की एक अधिवेशन में संविधान लागू होने के तुरंत बाद उन्होंने नेहरू जी को एक पत्र लिखा था अपने अधिवेशन में, एक रेजोल्यूशन पास करके कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म कर देनी चाहिए थे। और बाबा साहब का जब इस पे आप व्यू राइटिंग एंड स्पीचेस में पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन के नतीजे में भारत में हमारे समाज के दल्ले, दलाल और भड़वे पैदा हो गए हैं। ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो अपने समाज को बेचने का काम कर रहे हैं और मनुवादियों के हित में कार्य कर रहे हैं। लिहाजा पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जरूरत हमें नहीं है। आज बाबा साहब की वो बात 100% सच साबित हो रही है। जितने भी रिजर्व कैटेगरी के एमएलए हैं, एमएलसी हैं, कारपोरेटर हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, वो सारे के सारे आज मनुवादियों का काम कर रहे हैं
और मूल निवासी बहुजनों के विरोध में काम कर रहे हैं। आपकी रिजर्वेशन खत्म कर दी, आपकी रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म कर दी, SC ST एक्ट को कई बार डाइल्यूट कर दिया गया। आपके हितों की रक्षा करने की बजाय आपके हितों के विरोध में, मनुवादियों के हितों की रक्षा में सारे को लोग लग गए। तो बाबा साहब ने कहा था पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म कर देनी चाहिए, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ 10 साल के लिए ये रखी थी। आप संविधान को पढ़ लीजिए, हर 10 साल बाद पार्लियामेंट सिर्फ इसको इसलिए बढ़ाती चली जा रही है ताकि हमारे समाज में दल्ले दलाल और भड़वे पैदा हो, वो हमारे समाज को बेचे और मनुवादी हमारे समाज के गले काटने में उसका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा कोई और कारण मुझे नजर नहीं आता है। ये बात हमें समझनी होगी। अब इस टॉपिक पे बाबा साहब की एक और बात अगर आप बड़े गौर से पढ़ेंगे, राइटिंग स्पीचेस में उन्होंने लिखा है, तो उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी बात है। अगर वन मैन वन वोट वन वैल्यू का कंसेप्ट बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया तो वो लागू होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आपके वोट की वैल्यू बन जाती। बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है। बाबा साहब ने तब कांग्रेस का नाम इसलिए लिया था क्योंकि तब बीजेपी तो थी नहीं। उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की और उन्होंने ये भी कहा, हालांकि बाबा साहब को संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने में कांग्रेस का रोल था। उसके बाद बाबा साहब जब इलेक्शन हार गए, राज्यसभा में बाबा साहब को ले जाने का रोल था। जब बांग्लादेश बना, बाबा साहब को बॉम्बे से चुन के संविधान सभा में ले जाने में भी कांग्रेस का रोल था। इसके बावजूद बाबा साहब ने कहा कांग्रेस एक जलता हुआ मकान है, इसमें जो जाएगा जलकर राख हो जाएगा, इसके 25 पैसे के मेंबर भी मत बनना। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आप बीजेपी के मेंबर बनना। वही कांग्रेस आज बीजेपी बनकर हमारे सामने खड़ी है। मनुवादियों की कोई भी पार्टी हो, बाबा साहब का संदेश साफ है, मनुवादियों की पॉलिटिकल पार्टी में मूल निवासी बहुजनों को एक मेंबरशिप भी नहीं लेनी चाहिए। यह बाबा साहब का संदेश था, इसे हमें याद रखना होगा। पार्टी चाहे कोई भी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सूडो कम्युनिस्ट हो। सूडो कम्युनिस्ट में इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियां भी सारी ब्राह्मणों द्वारा संचालित की जा रही हैं। चटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, डांगे, नमूत्रीपाद, सब के सब कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी हेड हैं सब ब्राह्मण। तो ये कहां से कम्युनिस्ट हो गए? ये तो सूडो कम्युनिस्ट हैं। इनकी पार्टी में भी बाबा साहब ने जाने से इसीलिए मना कर दिया था। हमें ये याद रखना होगा। अब बड़ी बात जो बाबा साहब ने एक और कही, उसको अगर हम मद्देनजर रख के बात करें तो इंटरनल डेमोक्रेसी भी पार्टीज में होनी चाहिए। जैसे अभी परिवारवाद की बात हुई, बहुत ही अच्छी बात कही कि बहुत सारी पार्टियां वो परिवार चला रहे हैं, उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। जो सीएम बनता है फिर उसका बेटा सीएम बनता है, फिर उसका अगला बेटा सीएम बनता है, ये लोकतंत्र में कहीं भी जायज नहीं है। मगर बीजेपी में जो पार्टी का हेड बनता है उसका कोई चुनाव होता है क्या? आपने सुना कभी कि बीजेपी में जो हेड बनता है, जो पार्टी प्रेसिडेंट बनता है, उसकी कभी इलेक्शन होती है क्या? उसकी भी कभी इलेक्शन नहीं होती है। उसका फैसला नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर में होता है। किसको प्रधानमंत्री बनाना है उसका फैसला नागपुर में होता है। किसको किस स्टेट में चीफ मिनिस्टर बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, उसका फैसला नागपुर में होता है। तो ये डेमोक्रेसी है क्या? इसे लोकतंत्र कहेंगे क्या? बताइए, ये लोकतंत्र है क्या? इसको लोकतंत्र कहेंगे कि नागपुर में बैठा हुआ एक चित पावन ब्राह्मण जो विदेशी है वो हमारे यहां तय करता कि मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा, पार्टी प्रेसिडेंट कौन होगा? ये जमहूरियत है? ये लोकतंत्र है? ये डेमोक्रेसी है क्या? नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। अरे कांग्रेस ने तो फिर भी चुनाव करवाया। उन्होंने कब चुनाव करवाया? कभी चुनाव नहीं करवाया। इसलिए बाबा साहब की ये बात फिर समझनी होगी। मनुवादी पार्टियां भी उतनी ही जहरीली हैं जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं। हम भी नहीं चाहते परिवारवादी पार्टियां हो, लेकिन मनुवादी पार्टियों का प्रचलन भी बिल्कुल उसी लाइन पे काम करता है जिस पर ये लोग काम करते हैं। तीसरी बात, बाबा साहब ने हमें मना किया था कि जो लोग समाज का सौदा करने निकलेंगे, कृपया उन लोगों का साथ मत दीजिएगा। जो लोग समाज को बेचने निकलेंगे उनका साथ मत दीजिएगा। आप उन लोगों के साथ डट के खड़े हो जाइएगा जो दिन रात समाज की सेवा में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं।
और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि मेरे अधूरे कार्य को करने के लिए आपको सर धड़ की बाजी लगानी होगी। आज जो हालात इस देश में बन चुके हैं, उन हालात को अगर हम देखें तो पूरे भारत में एससी परेशान, एसटी को नक्सलाइट कह के मारा जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके सारे संसाधन छीने जा रहे हैं। पूरे भारत के एसटी हमारे भाई बहन सब परेशान। ओबीसी की रिजर्वेशन कहीं लागू नहीं हुई, कहीं नौकरियों में उनको रिजर्वेशन नहीं मिलती, जुडिशरी में उनका कोई हिस्सा नहीं। अगर आप देखेंगे 90% से ज्यादा जुडिशरी तथाकथित ऊंची जातियों के पास, मीडिया सारा उनके पास, शासन उनके पास, प्रशासन उनके पास। ओबीसी दुखी। मुस्लिम को टारगेट करके पूरे भारत में हमारे करीब 14-15% यहां मुस्लिम हैं, डायरेक्ट टारगेट करके उन पे अटैक किए जा रहे हैं, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, उनको बदनाम किया जा रहा है। कहीं भी कोई बम विस्फोट हो वैसे ही मुस्लिम्स को उठा लेते हैं। पहलगाम में आप देखिए, जिन मुस्लिम्स का नाम बताया, बाद में बताया वो थे ही नहीं उनमें। अभी दिल्ली वाले केस में भी 4 मुस्लिम्स को उठाया, बाद में कहा ये नहीं थे, एनआईए ने उनको छोड़ दिया। तो मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। हमारे पंजाब के सिख भाई बहनों को बार बार खालिस्तान के नाम पे टारगेट किया जाता है। और इसके अलावा इनके जितने हक अधिकार पंजाब के छीने जाते हैं, किसानों के साथ लगातार बेइम्तियाजी हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, इन पर लगातार नजरें गड़ाई जा रही हैं और पंजाब को लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये सिख मेजॉरिटी स्टेट है। हमारे क्रिश्चियन जितने भाई हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। कई फैमिलियों को जिंदा जला दिया गया उड़ीसा में। आपके सामने ये सारी चीजें हो रही हैं। तो पूरे भारत में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जो मूल निवासी बहुजन समाज, जो 90 से 95% में आपके सामने बात रख रहा हूं, ये सारे का सारा समाज सिर्फ और सिर्फ संघ परिवार की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली। तो ये जो बाबा साहब ने बात कही थी, इस बात को सच साबित करने का समय आ चुका है। अब हमें नए सिरे से ऐसे संगठन बनाने होंगे जो प्योरली बहुजन समाज के संगठन हो, जिनमें मनुवादियों की घुसपैठ पूरी तरह से बंद हो। ना मनुवादी उनकी पार्टियों में जाए, ना मनुवादी हमारी पार्टियों में आए, और आमने सामने की टक्कर हो, वो चाहे दुश्मन हो या विरोधी हो, उनका धराशायी होना तय होना चाहिए। लोकतंत्र में अगर नंबर हमारा है, अगर संख्या हमारी है, तो सत्ता हमारी होनी चाहिए। कहा था ना बाबा साहब ने, जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो तुम इस देश की शासनकर्ता जमात हो। कैसे भूल गए आप लोग? आप बार बार किसी और को शासन कैसे दे सकते हो? कैसे शासक बना सकते हो मनुवादियों को? अपने घर की दीवारों पे भी लिखो, अपने दिल पे भी लिखो, अपने दिमाग पे भी लिखो, अपने पूरे जीवन संघर्ष में लिख दो, हम इस देश के शासक थे, हैं और रहेंगे, हमें कोई हटा नहीं सकता। अब बहुजन समाज मनुवादियों की बातों में नहीं आएगा, उनकी 10,000 में नहीं आएगा, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगा, उनकी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जैसे खोखले नारों में नहीं आएगा। अब बहुजन समाज एकजुट होगा। तो अंत में मैं अपने मूल निवासी बहुजन समाज से ये निवेदन करना चाहूंगा, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के सब लोगों से, आइए साथियों एक मंच पर इकट्ठा हो जाएं और इस देश की तकदीर अब हमें लिखनी है। बाबा साहब ने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है। ओबीसी की बहुत बड़ी डिमांड है जाति आधारित जनगणना, आओ उसकी बात करें। वो सही तरीके से होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सब वर्गों की हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को राइट टू वर्क जो है फंडामेंटल राइट होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ईवीएम, धन बल, बाहुबल, वोट चोरी ये बंद होनी चाहिए। ईडी, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, इनका इस्तेमाल इलेक्शन में बेजा नाजायज तौर पे जो कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होनी चाहिए और इलेक्शन का सारा खर्चा इलेक्शन कमीशन करे, कोई पॉलिटिकल पार्टियां कैंडिडेट ना करे, ताकि अरबों खरबों की लूट बंद हो सके और कारपोरेट सेक्टर जो इंटरफेयर कर रहा है इलेक्शन प्रोसेस में और हमारे भारत की पॉलिसी मेकिंग में जो अंबानी अडानी इंटरफेयर कर रहे हैं, ये रुकना चाहिए। बाबा साहब का संविधान मूल रूप से लागू होना चाहिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज बनाना होगा। भारत को बुद्ध में बनाना होगा। सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार, सबको आत्म सुरक्षा और सबको रूल ऑफ लॉ, कानून का राज देना होगा। तब बाबा साहब का सपना साकार होगा।
आइए साथियों, संकल्प लें, हम ये करेंगे और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। मेरे साथ 3 बार जय भीम बोलेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।